हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग RO प्रीलिम्स 2023 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले 4 सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये सेट पेपर की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक किए बिना चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है, कोई पीयर ग्रुप है तो वहाँ पर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और आप लोग क्या होगा, इससे रिवीजन जल्दी से कर पाओगे, अच्छे तरीके से कर पाओगे। नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो एक आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हाँ, मेरे को अभी रिवीजन करना है। और देखिए, रिवीजन जो है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए उसका मूल मंत्र वही है, रिवीजन। भले ही आप कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उसको बार बार रिवाइज़ करें। और रिवाइज़ करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है आपको कि आपका एरिया ऑफ लैकिंग कहाँ पर है। आप लोग जब भी वीडियो प्ले करते हो उससे पहले अपने आंसर को कर लो, वीडियो पॉज करो, फिर से आगे बढ़ जाओ। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को कमेंट जो है जल्दी से जल्दी आंसर करने का प्रयास करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, कोई सजेशन है, अगर आप लोगों को कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की क्लास जो है ये टेक्स्ट बुक सीरीज़ की क्लासेस है। मतलब टेक्स्ट बुक के जो मिनी टेस्ट पेपर हैं हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक के सेट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको अलग से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही आप लोग सेट पेपर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ना ही आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कुछ करना है, केवल आपको वीडियो देखना है। वीडियो में ये जो क्वेश्चंस हैं, जो सीरीज़ है, अभी तक हमने जो 4 पेपर किए हैं, आज 5वां सेट पेपर है। ये मिनी टेस्ट पेपर का ही सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो चरकुला, कजरी और नौटंकी, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। ठीक है, जादुर लोक नृत्य ये उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ पर किया जाता है? ये बिहार में होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बिहार में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो भी नृत्य महोत्सव, कला महोत्सव, ठीक है, मेले हैं, इनकी क्लासेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव वे में वहाँ पर पढ़ाई गई हैं और उनका फिर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाया गया है, क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो ये आप लोग क्लास देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल क्लास होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश भारत के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश भारत के 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, अगर आपके सामने पूछा जाए, आपके सामने क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में या कृषि शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, 9 कहिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके जो जलवायु क्षेत्र हैं वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो देखिए, पहला जो है कृषि जलवायु क्षेत्र 4 तो ये हो जाता है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद जो हो जा रहा है यह है बहुत बड़े और घनी आबादी वाली कृषि जलवायु क्षेत्रों में से ये सब एक हैं। ठीक है, इनमें से 3 क्षेत्रों में आता है कौन? 3 क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, भारत के 3 क्षेत्रों में। और इसमें कितने ज़िले शामिल हैं? 32 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, और बड़े हिस्से में खेती की जाती है। और ये जो भी क्षेत्र है ये उत्तम रूप से सिंचित क्षेत्र है, मतलब सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पर है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो भी एरिया है यहाँ पर 70% से अधिक क्षेत्र में खेती की जाती है, मतलब बोया जाता है। और 65% क्षेत्र सिंचित है, मतलब वहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रागिनी, ढोला, स्वांग उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं, हमें ये बताना है। तो रागिनी, ढोला और स्वांग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्लास दे दूंगी मैं आपको, लोकगीत, लोक नृत्य, ठीक है, नृत्य महोत्सव, सारी चीज़ें मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो पूर्वांचल में बधाई गीत गाए जाते हैं। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर बधैया या
बधाई गीत गाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में नाई समुदाय का गीत माना जाता है? तो नाई समुदाय का जो गीत माना जाता है इसे नौका झक्कड़ कहते हैं। नौका झक्कड़, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हथकरघा दिवस के अवसर पर वाराणसी के उत्तर प्रदेश में ओडीओपी हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? हथकरघा दिवस पर हथकरघा के उत्पादों के विपणन के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC के 63वें सत्र का उद्घाटन 18 दिसंबर 2022 को किस शहर में किया गया? तो ये जो उद्घाटन है ये लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो देखिए, राधा कृष्णन आयोग जो है उच्च शिक्षा के उद्देश्य में जो चीज़ शामिल नहीं है हमें यहाँ पर वो बताना है। तो देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य, शांति और सद्भाव को विकसित करना, ये राधा कृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था। राजनीति, प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में अपना योगदान देने वाले महान व्यक्तियों का विकास करना, ये भी था। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का एकीकरण, ये बात भी राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश में कही गई थी। जबकि माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना, ये वाली कोई भी बात राधा कृष्णन आयोग में नहीं कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही वाली बात शामिल नहीं है। राधा कृष्णन आयोग आया कब था? आज़ादी के बाद पहला शिक्षा पर ये आयोग था या कमीशन स्थापित किया गया था 1948 और 49 में आया था। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1948 में। स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में की गई थी। इसे राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने UGC की स्थापना करके माध्यमिक और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया था, जैसा कि हमने ऑप्शन में देखा। भारत में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। लोकतांत्रिक मूल्य, शांति और सद्भाव का विकास करना, देश की आवश्यकताओं और उनकी परंपराओं के आलोक में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सिफारिशें इन्होंने सामने रखी। और राजनीति, प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में अपना योगदान देने वाले महान व्यक्तियों का विश्वास करने की सिफारिश का विकास करने की सिफारिश भी इन्होंने अपने रिपोर्ट में की थी। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, हमें बताने हैं। तो देखिए, खरवार जनजाति जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। खरवार जाति जो है बिहार और झारखंड में भी पाई जाती है, ये भी सही बात है। ये स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, ये भी सही बात है। तो तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, खरवार जनजाति जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, चंदौली और गाजीपुर क्षेत्र में रहती है। ये खरवार जनजाति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। ठीक है, ये क्षत्रिय मानते हैं स्वयं को, और ये 18 हजारी भी स्वयं को कहते हैं, और सूरज का वंशी स्वयं को बताते हैं। राजपूत वंश के वंशज होने का दावा ये लोग करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खरवार को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन बाद में अनुसूचित जनजाति के रूप में फिर से इन्हें वर्गीकृत कर दिया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बुक्सा जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, बुक्सा जनजाति को मेहरा नाम से जाना जाता है, ये सही बात है। यदि कोई व्यक्ति अपनी नाम के आगे मेहरा लगाता है तो वो बुक्सा जनजाति से हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला सही है। बुक्सा हिंदू धर्म का पालन करते हैं, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के बुक्सा को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। छोटे छिद्र, जिन्हें श्वास रंध्र भी कहा जाता है, हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं, किसकी विशेषता है, हमें बताना है। तो देखिए, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो पहला ऑप्शन है अर्थवर्म केचुआ, ये अपनी स्किन की सहायता से सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से लेती है, और मनुष्य फेफड़ों से लेता है सांस। जबकि तिलचट्टा जो है श्वास रंध्र होते हैं इसकी बॉडी में,
कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी है इसकी हॉलो होती है, इससे हवा शरीर में जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो तिलचट्टा है मतलब कॉकरोच जिसे हम बोलते हैं, इसमें ब्लड भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपके सामने 2 कॉलम हैं। 2 कॉलम में आप एक तरफ पादप हार्मोन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्ररोह जो होते हैं इनकी गति में मदद करता है। जिब्रेलियन क्या करता है, जिब्रेलियन तने की वृद्धि में मदद करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है, उसे बढ़ावा देता है। चौथा क्या है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, ये वृद्धि को रोकता है, एक्सेसिव वृद्धि जो होती है उसको रोकता है। तो इसको मैच कर देंगे थर्ड से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैचिंग का, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने GSMA के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और कम आय वर्ग के लोगों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल कौशल पहल की शुरुआत की है। तो देखिए ये राष्ट्रव्यापी डिजिटल पहल की शुरुआत रिलायंस जियो की तरफ से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, तो ये पर्यावरण मंत्री जो हैं कौन है, भूपेंद्र यादव, इन्होंने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया है। वह किस संगठन का प्रमुख है, उप प्रमुख है, ठीक है। तो जो रहमान मक्की है ये लश्कर तोयबा से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लश्कर तैयबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी शुरुआत 1996 में असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में की गई थी। तो पहला वाला जो कथन है ये सही है, 1996 में शुरू की गई थी। वे बच्चे 14 वर्ष तक के वे बच्चे जो असाधारण बहादुरी का दिखाते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो पहला वाला जो कथन है ये सही है। 5 से 18 वर्ष की आयु के भारतीय और विदेशी दोनों बच्चों के लिए पुरस्कार के पात्र हैं, ये सही नहीं है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो ये वाला जो दूसरा कथन है ये गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। तो रेल मंत्रालय ने 2030 तक 5 आयामी वर्ष की रूपरेखा तैयार की है कार्बन तटस्थ बनने के लिए, कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी पहल के चलते क्या किया जा रहा है, जो रेलवे लाइंस हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, विद्युतीकरण किया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। कहाँ पर संबोधित किया था, तो नई दिल्ली में संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित में से किसके सहयोग से वन हेल्थ दृष्टिकोण लागू करेगा। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ, ये दोनों मिलकर के एक पहल शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है वन हेल्थ दृष्टिकोण, ठीक है। पशुपालन और डेयरी विभाग कर रहा है ये पहल शुरू। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पशुपालन और डेयरी विभाग का जो वन हेल्थ दृष्टिकोण है ये किसके सहयोग से शुरू हुआ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। मारुति सुजुकी ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्लांट में एशिया का सबसे बड़ा MWP1 का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। मतलब 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पर स्थापित किया है, ये P1 कुछ नहीं है, 20 मेगावाट है ये, ठीक है।
तो मारुति सुजुकी ने मानेसर में ये 20 मेगावाट का प्लांट शुरू किया है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मारुति सुजुकी की, ये मानेसर में ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए AI फॉर भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की थी? तो AI फॉर भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत IIT मद्रास ने करी थी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। डैश में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV द्वारा भारत में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस को कहाँ पर अलग किया गया, ये हमें बताना है। तो पुणे में अलग किया गया राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा मंकी पॉक्स वायरस को। कहाँ पर? पुणे में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये जगह हो जाएगी डोबांग। ठीक है, डोबांग में इन्होंने ITBP ने अपना पहला पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण केंद्र खोला है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला युद्ध प्रशिक्षण केंद्र ये खोला गया है, नॉर्थ ईस्ट में है जो कि, और ये कहाँ पर है? LAC से सटी हुई एक जगह है जिसका कि नाम है डोबांग। ठीक है, जोशीमठ के पास पड़ती है, औली में ये। और ये पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान नामक अपने पहले केंद्र की स्थापना के लगभग 5 दशकों के बाद ये जो केंद्र है, युद्ध प्रशिक्षण केंद्र, ये बना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। M&SI उत्तराखंड की हिमालय पर्वतमाला में 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा होगा क्या? ITBP क्या करेगी? सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा कर्मियों को इस क्षेत्र में साहसिक खेलों के लिए प्रशिक्षित करेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर डैश किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। तो 9500 किलो वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? संसद भवन की छत पर। ठीक है, आ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM ने नई दिल्ली में भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। रोड मैप किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा? तो ये मार्ग कब तक प्रशस्त हो जाएगा? 2047 तक। 2047 ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 किस वर्ष के बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों का स्थान लेगा? तो 2001 में जो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम आया था उसका स्थान लेगा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 2001 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए एक नए अभियान की घोषणा की है? तो देखिए, अगस्त 2022 में गूगल ने घोषणा की थी किसके लिए? साइबर सुरक्षा के लिए और डेवलपर्स को जो स्किल्स हैं उनके बढ़ाने के लिए, उनके लिए एक इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गूगल। ठीक है, गूगल हो जाएगा। गूगल ने भारत में साइबर सुरक्षा के जो शोधकर्ता हैं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए, उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए इस अभियान की घोषणा की थी। और साइबर सुरक्षा जो रोड शो का एक हिस्सा होगा, पूरे भारत में कई शहरों को कवर करके उपभोक्ता ऐप और उद्यम कार्यक्रम का निर्माण करने के लिए सुरक्षा नीतियों, उपकरण और ट्यूटोरियल और सलाह प्रदान करेगा। ठीक है, अब स्किलिंग प्रोग्राम में भारत के जो 1 लाख डेवलपर्स हैं उनको ये प्रोग्राम लक्षित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डैश नामक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है। तो इसरो ने जो वर्चुअल 3D स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है उसका नाम है स्पार्क। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है।
स्पार्क, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। इसमें इसरो क्या करेगा कि प्रक्षेपण वाहन, उपग्रहों और वैज्ञानिक मिशनों संबंधित कई दस्तावेज और छवियां यहाँ पर शामिल होंगी, ठीक है। इसरो की एक वेबसाइट है https://spark.isro.gov.in के जरिए यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, ठीक है। जो स्पार्क है, स्पार्क में इसरो की पहल स्पेस ऑन व्हील्स भी शामिल है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इंसानों को समुद्रयान मिशन का उद्देश्य समुद्र में 6000 मीटर तक गहराई में ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करना है, जिसमें गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का एक सूट है, ठीक है। तो कितने लोगों को ले जाएगा? ये 3 लोगों को ले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दे रखे हैं 3 स्टेटमेंट और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है इन तीनों में से वो बताना है। तो पहला कथन देखिएगा, सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों या सहयोगी कंपनियों या फ्रंट्स को तत्काल प्रभाव से 10 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। पहला वाला कथन सही है, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दूसरा क्या है, यह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। ये वाली बात सही है, दूसरा कथन सही हो जाएगा। सहयोगियों या सहयोगी कंपनियों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इत्यादि शामिल हैं। तो तीसरी वाली भी बात सही है। पहला कथन गलत है जबकि दूसरा और तीसरा सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 दोनों। देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज की क्लास में ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स को भी टारगेट किया गया था। और देखिए करंट अफेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के पेपर में। करंट अफेयर का देखिए आरओ में जो जीएस का फर्स्ट पेपर है इसमें आप लोगों को देखिए 30 से 35 क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख के चलना है हमें। तो और चूंकि ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम है, 2023 का एग्ज़ाम है, तो पिछला करंट अफेयर भी हमें टारगेट करना पड़ेगा। हम 2022-23 का करंट अफेयर भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल 23-24 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। अरे भाई 22-23 का एग्ज़ाम में आ गया तो क्या करेंगे, तो हम उसको भी पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को किस शहर में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? तो 5G सेवाएं जो हैं ये कहाँ पर शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा? 1 अक्टूबर 2022 में ये नई दिल्ली में शुरू की गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कथन हैं और इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, डीआरडीओ द्वारा बेंगलुरु में 208 करोड़ की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ICMF की स्थापना की गई है। ये वाला कथन गलत है, ठीक है। ये वाला कथन सही नहीं है, पहले वाला तो गलत है। दूसरा देखते हैं, ICMF फैसिलिटी इसरो को एक ही छत के नीचे संपूर्ण रॉकेट इंजन का निर्माण करने में सक्षम बनाएगी। ये दूसरी वाली बात सही है। इससे इसरो क्या करेगा कि जो पूरा रॉकेट होता है क्रायोजेनिक इंजन के साथ साथ रॉकेट का जो और भी पार्ट्स होते हैं वो एक ही जगह पर मैन्युफैक्चरिंग उनकी हो पाएगी। इससे पहले क्या होता था, अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी। 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICMF का उद्घाटन करेंगी, जिसमें 70 से अधिक उच्च तकनीक वाले उपकरण और परीक्षण सुविधाएं शामिल हैं। तो ये वाली बात भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है हमारा कथन, जबकि पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि उसे बिहान के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जाएगा? तो देखिए बिहान के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जाएगा, ये घोषणा की है एयर इंडिया ने। ऑप्शन नंबर 4
क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एयर इंडिया। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एयर इंडिया को रतन टाटा जी ने खरीद भी लिया है, तो ये तो बात आप लोगों को पता ही होगी, और ये बिहान के रूप में रीब्रांडिंग होगी इसकी, ये बात भी आप लोगों को पता ही होगी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या है, 2 कथन हमारे पास हैं, अब इनमें से नहीं 3 कथन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन हमारे सही हैं, ठीक है। तो पहला कथन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जंगली चीतों को छोड़ा जो कि भारत से विलुप्त हो गए थे। तो ये जो डेट है ये सही नहीं है, ठीक है। अफ्रीका से आए थे, नामीबिया से ये चीते लाए गए थे जो कि चीते भारत में विलुप्त हो गए थे, इसीलिए चीतों को भारत में पुनः स्थापित करने के लिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ये छोड़े गए हैं, लेकिन ये तिथि सही नहीं है, दिनांक सही नहीं है, तो पहला कथन गलत हो जाता है। अगला क्या है, नाइजीरिया से लाए गए चीतों को भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत पेश किया जा रहा है जो कि विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़े जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। नहीं, ये बड़े जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, ये बिग कैट अलायंस के अंतर्गत है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है 8 चीतों में से 5 मादा हैं और 3 नर हैं, तो ये केवल तीसरा कथन सही है जबकि पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केवल 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला काशी तमिल संगम जो है, काशी तमिल संगमम कब से कब तक आयोजित हुआ, ये हमें बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा काशी तमिल संगम। काशी की संस्कृति को, जो तमिलियन संस्कृति है, उसको एक साथ मिलाकर पेश किया जाना और दोनों संस्कृतियों में जो मेल जोल की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये संगम आयोजित किया गया था। कब से कब तक हुआ था, 16 नवंबर 2022 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 2022 तक ये चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संयोजकता का विस्तार करने के लिए 29 नवंबर 2022 को कई उड़ानों का उद्घाटन किया। उड़ानें निम्नलिखित में से किस एयरलाइन के द्वारा संचालित की गई हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, ये इंडिगो और इसके साथ अलायंस एयर भी हैं, इन 2 एयरलाइन कंपनी के द्वारा संचालित की गई हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अमेज़ॉन के साथ एक सहयोग किया गया है जिस कार्यक्रम का नाम है भविष्य के इंजीनियर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेज़ॉन, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अमेज़ॉन ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम के सहयोग के लिए कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त करेगा। यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ डिजिटल संचार से भी लोगों को जोड़ेगा। ये जो कार्यक्रम है 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना के स्कूलों में भी शुरू किया जा रहा है, जिनके पास कंप्यूटर लैब और सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे की पहुंच है। तो ये 6 राज्यों के स्कूलों में भी शुरू किया जाएगा, तो इनके नाम भी ध्यान रखने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 कथन दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है, 2 नहीं 3 कथन है, जिनमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन देखिएगा, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अंशी ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर कई जनजातीय समुदायों की झोपड़ियों का निर्माण किया है। ये भी सही बात है। इस तरह जनजातीय समुदाय विशेष के रूप में कमज़ोर जनजातीय समूहों PVTGS की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अपनी तरह का यह एक पहला कदम है। और तीसरा कथन क्या कह रहा है, झोपड़ियों के प्रमाणिक डिज़ाइन के साथ साथ आदिवासी
यों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कलाकृतियाँ भी इसमें शामिल हैं। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 दोनों। ठीक है, अब थोड़ी इसकी जानकारी ले लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अंशी ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्य केंद्रों पर कई जनजातीय समुदायों की झोपड़ियों का निर्माण किया है, इसलिए हमारा पहला कथन सही है। यह जनजातीय समुदायों विशेष रूप से कमज़ोर, जिन्हें PVTGS कहा जाता है, कि विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अपनी तरह का एक पहला कदम है। दूसरे कथन की बात कर रहा है जो कि सही है। झोपड़ियों में प्रमाणिक डिज़ाइन के साथ साथ आदिवासी जो भी कलाकृतियाँ इस्तेमाल करते हैं अपनी झोपड़ियों पर, उनकी जो पारंपरिक कला है वो भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो तीनों ही कथन सही हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू करेंगे? ये तो अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, चूँकि ये 2024 है, 2022 में इसको शुरू किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। पिम्स जो है ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। ठीक है, पिम्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। पिम्स में पी का अर्थ क्या है? देखिए, पिम्स की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो पिम्स में पी का अर्थ हो जाएगा पेपर। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2022 से ये लागू होगा। इसके अनुसार होगा क्या? एक आयातक को कागज़ों के आयात के बारे में ऑनलाइन अग्रिम जानकारी देनी होगी और उसे पंजीकरण संख्या मिलेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज़ के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करने के लिए पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 100% लैंडलॉर्ड बंदरगाह बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो 100% लैंडलॉर्ड बंदरगाह बनने वाला जो देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ये कौन सी गैस है? तो जब किसी भी मेटल को, ठीक है, मान लीजिए लोहे को किसी HCl जो अम्ल होता है, HCl एसिड हो जाएगा, इसके साथ जलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक गैस निकलती है जो पॉप की ध्वनि छोड़ती है। तो ये गैस कौन सी होती है ये हमें बताना है। देखिए, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं करूँगी मैं, खाली ये बता दूँगी कि ये FeCl2 एक साथ हो जाएगा और जो HCl है ये डाइल्यूटेड है। ठीक है, यहाँ से ये गैस हाइड्रोजन निकलती है, H2 यहाँ से निकल जाती है जो कि पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। क्विक सिल्वर को किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है पारे को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है क्विक सिल्वर। ठीक है, पारे की अगर पानी में या किस भोजन में अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाता हो जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। निम्नलिखित विषैली गैसों में से एक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और मृत्यु का कारण बन सकती है। तो देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये RBC के साथ घुल जाती है। ठीक है, और घुल कर के RBC के साथ घुल जाती है, जिससे कि क्या होता है, बहुत ही गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, सांस में ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्र के द्वारा अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए, हम सभी जब भी 9th 10th में आपने सबने प्रैक्टिकल्स किए होंगे। जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो हमें लिटमस टेस्ट करते थे हम। ठीक है, लिटमस टेस्ट जब करते थे तो अम्ल और क्षार कैसे पता करते थे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है? देखिए, जब लिटमस, अगर पिंक लिटमस पेपर रखते थे तो ग्रीन वो ब्लू हो जाता था, तो हमें अम्ल क्षार सूचक पता चल जाता था। ठीक है, और नीले लिटमस को जो गैस लाल कर देती थी या गुलाबी कर देती थी, लाल नहीं करती थी, गुलाबी करती थी। ठीक है,
तो पता चल जाता है था कि ये अम्ल है या क्षार है। लेकिन अगर कोई छात्र दृष्टिबाधित है, ठीक है, दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, हल्दी भी यही करती है कि देखिए जब हल्दी की आप लोगों ने देखा होगा कि हल्दी मान लीजिए आपके किसी कपड़े पे गिर गई, खाना खाते वक्त क्या हुआ, हल्दी गिर गई, ऐसे डायरेक्ट हल्दी क्या, वो आप मान लीजिए खाना गिर गया, ठीक है, तो हल्दी का दाग लग गया आपके कपड़े पर। जैसे ही आपने इस स्टेन पर साबुन अप्लाई किया, साबुन क्या होता है, बेसिक होता है, तो हल्दी जो कि पीली दिखती थी ये रेड कलर की हो जाती है, ठीक है, तो ये बेसिक नेचर शो करता है। तो आपको पता लग जाता है ये बेसिक नेचर है, आपने कलर देख के बता दिया। पिटूनिया क्या होता है, इसमें भी जब क्षार डाला जाता है तो बैंगनी रंग शो करता है। तो ये तीनों ही टेस्ट जो हैं ये देखकर पता किए जा सकते हैं। लेकिन जो छात्र दृष्टिबाधित होते हैं वे वनीला एसेंस पर जब भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसकी स्मेल बदल जाती है, जब बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये दूसरी तरीके की स्मेल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्र प्रसारक बल क्या प्रदान करता है? तो केंद्र प्रसारक बल जो है पृथ्वी के आकर्षण का बल है, जो कि चंद्रमा को उसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में घूमने देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को अच्छी दृष्टि के लिए 2D लेंस की सलाह दी है, सेंटीमीटर में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए 2D लेंस है, लेंस की क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है? तो क्षमता मतलब पावर, ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। अगर अब आपको यहाँ से f निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये f ऊपर चला जाएगा, f = हो जाएगा 1/p, ठीक है, 1/p हो जाएगा। और जहाँ पे क्या है, क्षमता कितनी दे रखी है आपको, 2D दे रखी है, ठीक है, p = हो जाएगा 100/f। ये मीटर में होता है तो हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और f कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है यहाँ से, ठीक। तो p = कितना हो जाएगा, 100/2 मतलब 50। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पावर दे रखी है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, हमने फॉर्मूला ऊपर निकाला भी था। ये क्या था, फॉर्मूला क्या था, p = 1/f, ठीक है। जब f इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/p। मीटर में होता है तो कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। यहाँ पे p 2 दे रखा है तो बटे में 2 हो जाएगा, 50 निकल आएगी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी लेंस की, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न विशेषताएं होती हैं। इन विकिरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन देखते हैं। अवरक्त की तरंग दैर्घ्यता पराबैंगनी विकिरणों से अधिक होती है, ये सही बात है। पराबैंगनी की तरंग दैर्घ्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये भी सही बात है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है, ये गलत है। दृश्य प्रकाश की जो फोटोन ऊर्जा होती है अवरक्त प्रकाश से कम होती है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा यही बनेगा, जो कि हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, हमको बताना है। तो यही वाली बात सही नहीं है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, और अवरक्त किरणें जो होती हैं उनकी फोटोन ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो यही वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। कर्मचारी पेंशन योजना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है? अब हमारे पास यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति या नियोजन के दौरान निःशक्तता पर सदस्य को आजीवन पेंशन दी जाती है, सही बात है। सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को पेंशन दी जाती है, जो आश्रित होता है उसको पेंशन दी जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि 58 वर्ष की आयु, स्थायी अक्षमता या मृत्यु पर सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्तिगत खाता आधारित एक मुश्त राशि भी प्रदान करता है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। बाडुंग सम्मेलन 1995 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला है नई दुनिया की जानकारी और संचार आदेश, भारत और चीन के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह से या आंशिक रूप से सनशाइन देशों के बीच एक समझौता। ये तीनों ही बातें गलत हैं। जो करेक्ट आंसर है ये है गैर गठबंधन आंदोलन के लिए आगे रास्ता बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। सिक्किम को डैश वर्ष में भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिला था? तो सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था जिसके तहत 1975 में सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य होने का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जिसमें कि हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने 54 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खूब रिवीजन करिए, मैं बार बार आप लोगों को रिवीजन के लिए कहती हूँ। ठीक है, रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बेस्ट विशेज़ के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।